अस्सलामुअलैकुम। नोट पढ़ के आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है? अब आवाज़ क्लियर है? थोड़ी सी ठीक है, बस थोड़ी सी चाहिए। इतने से बच्चों में क्या चीज़ है ये? ठंडी हवा का झोंका आता है, ये बड़ा अच्छा होता है कि अंदर एंटर होते ही साथ नहीं, पता नहीं शायद आपको बैठे बैठे गर्मी लग रही हो, लेकिन जो है ना वो ऐसे ही है ना, बच्चे कम होने चाहिए, बच्चे कम ही अच्छे, कम बच्चे सुकून से आराम से जो है वो लेक्चर चलता रहे। एवं जज्बाती हो के सारी पढ़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। जब बंदा सीनियर हो जाता है तो वो समझ जाता है कि कभी किसी दिन पढ़ना होता है, किसी दिन नहीं पढ़ना होता। कहीं आप इतने सीनियर तो नहीं हो गए कि आपने तय कर लिया कि कोई दिन पढ़ने वाला कोई नहीं पढ़ने वाला। ये उन लोगों की बात हो रही है जो पूरा सेशन पढ़ते रहे हों, जो पूरा सेशन ना पढ़ते रहे हों उन्होंने अभी पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये 10-11 दिन जो है उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं जो बड़ा दूर रहे हैं, बड़ा भागते रहे हैं अपनी सारी एक्टिविटी से। मैंने आपसे एक व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र किया था कि रादर के हम ओवरऑल व्हाट्सएप ग्रुप में या मैं फेसबुक पे हर दिन जनाब टेस्टों और फलाना की भरमार कर दूं और डाटा ही डाटा वहाँ पे पड़ा हुआ हो। तो एक लिंक जो कि मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी शेयर हुआ है, मैंने फेसबुक पे भी 2-3 दफ़ा शेयर की है इन्फॉर्मेशन। तो इस ग्रुप में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली इस क्लास की जो लेक्चर हुआ उसकी वीडियो का लिंक मिल जाता है। आज से ऑनवर्ड हम जो पढ़ रहे होंगे अगले दिन उसके जो टेस्ट है उसका आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, टेस्ट से अगले दिन उसके सोल्यूशन का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, फिर मेरी किताब सॉफ्ट में आपको मिल जाएगी, एंड जो चैप्टर कर रहे हैं उसके पास पेपर की वीडियो आपको सॉफ्ट में मिल जाएगी। तो उसमें मैं गूगल ड्राइव का लिंक भी शेयर कर रहे होंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। उस ड्राइव का मतलब है कि उस फोल्डर के अंदर आपका पसंद का सब कुछ है, सारे टेस्ट एक जगह भी पड़े हुए होंगे। आप किसी भी टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप को ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं करना चाह रहे तो आप एक उसमें आएंगे फोल्डर में और वहाँ काम चल जाएगा। अगर आपके पास अच्छा वाला मोबाइल है और इंटरनेट अच्छा चल रहा है तो थोड़ा जूम करके जब आप इस तरफ आएंगे, भाई कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद या इंटरनेट का मसला है या मोबाइल का मसला है या फोकस का मसला है या शायद नहीं हो रहा हो। मैंने वैसे इसको कल रात सॉफ्ट पे अपने मोबाइल से ट्राई किया था तो ये हो रहा था, हो रहा है, ठीक है हो रहा है। तो सम टाइम वैसे ना हो रहा हो तो कुछ ऐप्स मिल जाती हैं जो QR कोड को स्कैन कर सकती हैं, रादर देन कि आप इतना लंबा चौड़ा जो है वो याद रखें। और अगर नहीं स्कैन हो रहा तो नीचे वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो आप एक दफ़ा लिखें अपने पास, गूगल क्रोम में क्लिक करें तो आप ऑटोमेटिकली पे उस लिंक पे पहुंच जाएंगे और वो चल पड़ेगा। तो आज हमने पढ़ना है, बहुत सारा पढ़ना है, चैप्टर 1 को ख़त्म करना है। हमारे आपको पता है 2-3 बड़े चैप्टर्स में से एक चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 बिला वजह जो है ना वो लेंथी है, लेकिन हमने एक अच्छा काम किया था कि हमने इसको शुरू में से कुछ चीज़ें कवर कर ली थी। अब कंपनियों की हमने टाइप्स देखनी है। कंपनियों की टाइप्स को हम 2 तरह से कंसिडर करते हैं, एक होता है कंपनियों की लायबिलिटी के हिसाब से टाइप, और एक होता है कंपनियों की ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट टाइप। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से हम कंपनियों को कुछ और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और लायबिलिटी के हिसाब से कंपनियों को कुछ और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर मैं ये कहाँ से आ गई? अच्छा ठीक है, वो बॉडी कॉर्पोरेट से कनेक्ट हो रही थी, ठीक है, ओहो ये कल मिस हो गई थी। बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ते पढ़ते जब हम बात करते हैं ना कोई भी कंपनी जो कि पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है तो वहाँ अचानक से कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो होती है जो इनकॉर्पोरेट हुई होती है पाकिस्तान से बाहर, लेकिन पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से ऑपरेट कर रही होती है। कोई ब्रांच ऑफिस पाकिस्तान में होता है, कोई कोऑर्डिनेशन ऑफिस पाकिस्तान में होता है, कोई लाइजॉन ऑफिस पाकिस्तान में होता है। तो हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइजॉन ऑफिस इन पाकिस्तान, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। तो कोई भी कंपनी जो मुल्क से बाहर रजिस्टर हुई है और पाकिस्तान में या ब्रांच ऑफिस के थ्रू काम कर रही है या किसी भी बताए गए तरीके से काम कर रही है, तो आसान अल्फाज में मुल्क से बाहर की कंपनी अगर पाकिस्तान में ऑपरेट करेगी किसी भी तरीके से तो उसको हम कहेंगे फॉरेन कंपनी। हम बात कर रहे थे कंपनियों की लायबिलिटी के हिसाब से काइंड्स। लायबिलिटी के हिसाब से कंपनियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक को हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, एक को हम कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक को हम कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी। अगर एक कंपनी में शेयर कैपिटल है तो जिस बंदे ने जितने पैसे दिए हैं वो उतना ही बाउंड होगा। कल हमने बात की थी कंपनियों की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। जब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कंपनी में जितना पैसा होता है उससे ज़्यादा के लायबल नहीं होते। अब मैंने अगर एक कंपनी के 10 लाख के शेयर्स खरीदे हुए हैं और वो कंपनी डूब जाती है तो मेरा बड़े से बड़ा नुकसान ही हो सकता है कि मेरे 10 लाख मुझे वापस नहीं मिलेंगे।
लेकिन अगर कंपनी ने करोड़ों अरबों का नुकसान किया है तो मुझे कोई आके ये नहीं कहेगा कि अपने घर के एसेट बेचो और नुकसान पूरा करो। मेरा मैक्सिमम कितनी लायबिलिटी है, वो जो मेरे वहाँ पे पड़े हुए हैं। अच्छा, जो मैंने इन्वेस्टमेंट दे दी है कंपनी को, वो तो मेरे हाथ में है ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर मैंने अपने पैसे शेयर कैपिटल के पूरे दिए हुए हैं तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मेरे से आके कोई 1 रुपया भी नहीं मांग सकता। मेरा नुकसान क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे वहाँ पे हैं वो डूब जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो मेरी एडिशनल लायबिलिटी है 0। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, 1984 से पहले उधार चलता था। आप शेयर खरीदते थे, पूरे पैसे नहीं देते थे। तो अगर मैंने शेयर खरीदे और मैंने पूरे पैसे नहीं दिए, मैंने 10 लाख के शेयर खरीदे हैं, 8 लाख रुपए कंपनी को दिए हैं और 2 लाख का उधार किया हुआ है। अब अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो मेरी लायबिलिटी है कितनी है? वो लायबिलिटी वो उतना 2 लाख। मैं उस अमाउंट तक जो अनपेड अमाउंट है मैं लायबल हूँ। ये तो हो गई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी किसे कहते हैं? कि जिसमें मेंबर्स, चाहे कंपनी में शेयर कैपिटल है या नहीं है, कंपनी बनाते वक्त आपस में तय कर लेते हैं कि हमारी इतनी इतनी लायबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग मिलकर कंपनी बनाना चाहते हैं और वो शेयर कैपिटल नहीं रखना चाहते और वो चाहते हैं कि हम 100 का कारोबार लिमिटेड लायबिलिटी के अंडर आ जाए, तो वो एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो शेयर कैपिटल नहीं रखती होगी और उसको वो बनाएंगे गारंटी लिमिटेड। उसमें सब वादा कर लेंगे कि अगर कंपनी डूबती है तो हम लोग 1-1 लाख रुपए देने के पाबंद होंगे। तो इस कंपनी में शेयर कैपिटल है या नहीं है, आपकी लायबिलिटी कितनी होगी? 1 लाख जब वो डूबेगी। अच्छा, ये लायबिलिटी मेंबर पे कब आती है? वाइंडिंग अप पे। और वाइंडिंग अप पे पहले कंपनी के एसेट से कोशिश करते हैं। अगर कंपनी के एसेट नाकाफ़ी हो जाएं फिर जाते हैं मेंबर्स के पास। तो लिमिटेड बाय शेयर में मेंबर के पास सिर्फ एक ऑप्शन में जा सकते हैं अगर उसने उधार किया हुआ है। लिमिटेड बाय गारंटी में आप हमेशा मेंबर के पास जाके उसकी गारंटी अमाउंट उससे मांग सकते हैं। अच्छा, ऊपर से अगर गारंटी लिमिटेड कंपनी हो और शेयर कैपिटल भी हो उसमें, तो डबल हो जाएगी कि वो लायबिलिटी गारंटी वाली वहाँ तक भी लायबल होगा, प्लस जितने शेयर्स उसने उधार किए हैं वो उसके लिए भी लायबल होगा। ये बात समझ आई? फिर आती है तीसरी कैटेगरी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है कि आप अनलिमिटेड लायबल हैं, यानी कि आप एट एनी गिवन टाइम कंपनी अगर डूबेगी तो आपको अपने सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो क्यों बनाएगा कोई अनलिमिटेड कंपनी? गवर्नमेंट की मजबूरी होती है, समटाइम गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि आप कंपनी तो बनाएंगे लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी वाली नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे अनलिमिटेड कंपनी। तो एक दफ़ा थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू एक्सटेंट ऑफ अमाउंट इफ एनी रिमेनिंग अनपेड ऑन शेयर्स। शेयर्स पे जितनी अमाउंट अनपेड है वहाँ तक वो लायबल है। गारंटी लिमिटेड में क्या है? लायबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड टू अमाउंट मेंबर गारंटी टू कंट्रीब्यूट इन इवेंट दैट कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। कंपनी वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन में चले जाए तो हर मेंबर ने जितनी अमाउंट गारंटी की है वो, कंपनी में और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल। इस कंपनी में शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी। ऊपर वाली का तो नाम ही लिमिटेड बाय शेयर है तो उसमें शेयर कैपिटल हमेशा होगा। नीचे वाली में शेयर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर शेयर कैपिटल है तो लायबिलिटी शेल ऑल्सो इंक्लूड अमाउंट अनपेड ऑन, तो फिर लायबिलिटी में जो अनपेड अमाउंट है वो भी काउंट होगी। डबल हो जाएगी, गारंटी वाली लायबिलिटी भी हो जाएगी और शेयर कैपिटल वाली भी। और अनलिमिटेड में तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज नॉट लिमिटेड, वो अनलिमिटेड है। मजबूरन लोग बनाएंगे। 95% से ज़्यादा कंपनियां लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, बहुत ही थोड़ी सी कंपनियां लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं। और लिमिटेड बाय गारंटी नॉर्मली कौन बनाते हैं? जो हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज जब रजिस्टर हुई थी, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, तो गारंटी लिमिटेड कंपनी थी। ये जो स्पोर्ट्स क्लब्स वगैरह होते हैं, फिटनेस क्लब्स वगैरह, ये भी कंपनीज होते हैं, गारंटी लिमिटेड कंपनीज होती हैं। हर मेंबर जिसने सीट परचेज की होती है उसकी एक लिमिटेड गारंटी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही कम होती हैं, ये बहुत ज़्यादा होती हैं। और अनलिमिटेड कंपनी तो ढूंढने से नहीं मिलती, मुश्किल से आपको 2-3 एग्जांपल पूरे के पूरे मुल्क में मिलती हैं। तो इसलिए हमारा जो फोकस होगा थ्रू आउट लॉ में वो होगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कभी कभार हम रुक के इसका जिक्र कर दिया करेंगे, अदरवाइज मैं जब भी आपको कोई रूल बताऊंगा आप उसको एज्यूम कर सकते हैं कि दैट इज़ अबाउट लिमिटेड बाय शेयर। एक तो कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी है प्राइवेट और पब्लिक। हमने कहा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से हम कंपनियों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि एक कंपनी है प्राइवेट कंपनी और एक कंपनी है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की इंतहाई आसान डेफिनेशन, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो इस डेफिनेशन को उठा के कचरे में फेंक दें, ये तो हमसे नहीं पूछी जाने वाली। प्राइवेट कंपनी किसे कहेंगे? एक ऐसी कंपनी जिसमें आप नहीं चाहते कि बाहर के लोग अंदर एंटर हो। चंद दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर कंपनी बनाई है, 7-8 दोस्त हैं, ये मिलके अपनी कंपनी को लेके चल रहे हैं। हुआ ये कि अचानक से इनमें से 4 दोस्तों को पैसों की ज़रूरत पड़ी। एक सेठ को अपने चारों ने शेयर्स बेचे और चले गए। अब 7 बंदों में से 4 बंदों के शेयर एक सेठ के पास हैं
और 3 बकाया बंदे हैं। वो सेठ आके कहते हैं ये कंपनी मेरी है, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। तो इनको बड़ा दुख लगता है कि हम 7 दोस्तों ने मिलकर कंपनी बनाई, हमने 5-6 साल से इसको साथ लेके चले और अचानक से एक बाहर का बंदा बीच में ऐड हो गया। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कंपनी वो कहते हैं भाई हम एक प्राइवेट कंपनी बनाएंगे। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शन नंबर 1, इसके मेंबर्स 50 से ऊपर नहीं जा सकते। रिस्ट्रिक्शन नंबर 2, इसमें बाहर के लोगों को शेयर आराम से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, इतना आसान नहीं है। नंबर 3, इसमें आप इनवाइट नहीं कर सकते जनरल पब्लिक को कि आओ और हमारे शेयर्स खरीदो। तो ना जनरल पब्लिक को आप बुला सकते हैं कि हमारे शेयर खरीदो, ना मौजूदा लोग अपने शेयर आराम से बाहर बेच सकते हैं, और ना ही इसके मेंबर्स 50 से ऊपर जा सकते हैं। अभी जो 50 वाला रूल है, इसमें लॉ कहता है कि आपने एम्प्लॉयज़ नहीं मेंबर्स को काउंट करना है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आपने जो जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, अगर 2-3 लोगों ने मिलके शेयर खरीदे हुए हैं, सिंगल काउंट करना है। तो प्राइवेट कंपनी वो जिसमें ये 3 रिस्ट्रिक्शंस हो, पब्लिक कंपनी जिसमें ये रिस्ट्रिक्शंस ना हो। तो पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट नहीं होती वो पब्लिक होती है। प्राइवेट किसे कहते हैं? जो सादा प्राइवेट कंपनी है वो होती है कंपनी कम से कम 2 मेंबर से रजिस्टर हो सकती है प्राइवेट कंपनी, और ये रिस्ट्रिक्ट करती है क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। जॉइंट शेयर होल्डर्स जो है वो उनको सिंगल मेंबर काउंट करेंगे। दूसरा, राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। और तीसरा, इन्विटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक से सब्सक्रिप्शन मांगने पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि खबरदार जनरल पब्लिक से आपने पैसे नहीं मांगने, उनको कंपनी में एंटर नहीं करना। फिर प्राइवेट कंपनी की एक बड़ी ख़ास किस्म होती है एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके 100% ऑफ द शेयर एक ही बंदे के पास होते हैं, ये कहलाएगी सिंगल मेंबर कंपनी। इस पे प्राइवेट कंपनी की बाकी शराइत एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी 2 तरह की होती है, एसएमसी होती है या अदर प्राइवेट कंपनी होती है। और अदर प्राइवेट कंपनी के हमने रूल्स पढ़े हैं। तो प्राइवेट कंपनी नॉर्मली ये होती है, लेकिन एक ख़ास किस्म की प्राइवेट कंपनी पॉसिबल है जिसको हम क्या कहते हैं? एसएमसी। तो इसकी कंपनी के नाम के साथ हम एसएमसी प्राइवेट लिख देते हैं ताकि दूर से लोगों को पता लग जाए कि ये सिंगल मेंबर की कंपनी है। पब्लिक कंपनी की फिर 2 किस्में होती हैं, लिस्टेड, अनलिस्टेड। एक और लफ्ज़ आप याद रखिएगा, ये कभी भी मूड में हो तो शायद इस्तेमाल कर ले, कोटेड, अनकोटेड। लिस्टेड को कोटेड भी बोलते हैं, अनलिस्टेड को अनकोटेड भी बोलते हैं। तो लिस्टेड कंपनीज वो हैं जो पब्लिक तो हैं ही हैं, प्लस वो स्टॉक एक्सचेंज पे एडिशनली रजिस्टर भी हो गए, और अब इन कंपनियों के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेडिंग हो सकती है। तो वो कंपनी जो चाहती हैं कि हज़ारों लाखों लोग हम पे भरोसा करें, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें मिलें, वो लिस्टेड कंपनी बनाएंगे या लिस्टिंग लेंगे स्टॉक एक्सचेंज से। जो अनलिस्टेड कंपनी है उसमें सारे फीचर पब्लिक कंपनी वाले हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि इसके शेयर इतने आराम से मिलते नहीं हैं। लिस्टेड में तो एक पूरी मार्केट है ना, स्टॉक एक्सचेंज, आप वहाँ जाओ, हज़ारों बायर मौजूद है, हज़ारों सेलर मौजूद है। तो जो कंपनी चाहती है कि हमारे हर वक्त बहुत ज़्यादा मेंबर्स हों और लोग हमारी कंपनी में आज़ादी से एंटर हो जाएं, वो लिस्टेड कंपनी बनाते हैं। और अनलिस्टेड कंपनी वो बनाते हैं जो कि चाहते हैं कि पब्लिक तो हो लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लोग हमारी कंपनी में ना आए। बीइंग इन्वेस्टर, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने निकलेंगे आपको अनलिस्टेड कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। आप ऐसी चीज़ खरीदेंगे जिसको कल को आप बेच भी सकते हैं आराम से। डन। तो लिस्टेड, अनलिस्टेड, हमने अभी तक जो कंपनियों की जितनी कैटेगरीज पढ़ी हैं, आप में से अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो बताएं जी। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ये एक मार्केट है जिसमें शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे कुर्सियां खरीदनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसी मार्केट में जाऊंगा जहां कुर्सियां बिकती हैं। मैंने एसी खरीदना होगा, मैं ऐसी मार्केट में जाऊंगा जहां इलेक्ट्रॉनिक्स बिकते हैं। तो मैंने अगर शेयर्स खरीदने हैं फिर मैं कहाँ जाऊँ? देयर शुड बी अ मार्केट जहाँ पे लोग शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर रहे हो। तो स्टॉक एक्सचेंज उस मार्केट को कहते हैं जहाँ फिजिकली या ऑनलाइन शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं। जब ऑनलाइन ट्रेड हो रहे होते हैं तो एक और कंपनी इसको फैसिलिटेट करती है, सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। तो ऑनलाइन शेयर्स की ट्रेडिंग वहाँ पे हो रही होती है, फिजिकल शेयर्स की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पे हो रही होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान का बायर और सेलर शेयर्स की खरीदो फरोख्त आराम से कर सकता है। फिजिकल ट्रेडिंग भी है, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी है, ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेडिंग भी होती है, और डायरेक्ट आप अपना अकाउंट खुलवा के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी, ये नेशनल लेवल पे है, लेकिन अगर बाहर का बायर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहे वो कर सकता है, पाकिस्तान का बायर बाहर इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, उस चैप्टर नंबर 20 हमें गाइड करता है कि हमने यहाँ के बंदे ने बाहर कैसे इन्वेस्ट करना है, बाहर के बंदे ने यहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है। हमारे यहाँ तो किताब ने इतनी रहमत भी नहीं की कि स्टॉक एक्सचेंज को एक्सप्लेन कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में इसके बारे में शायद थोड़ा सा पढ़ा हो, और अगर वहाँ पे भी नहीं पढ़ा तो असूलन जो बात आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई जानी चाहिए
वो नहीं बताई जा रही। जब टीवी पे तजारती खबरें आती हैं तो फैमिली में सारे लोग गंदा सा मुंह बना लेते हैं कि तजारती खबरें किसको समझ आनी है। एकदम से सारे सोचते हैं अरे इसको पता होगा, सीए कर रहा है, और आप बड़ी अदाकारी करके ऐसे ऐसे हुआ, अच्छा इंडेक्स ऊपर हुआ, अच्छा बुलिश ट्रेंड रहा, हाँ मंदी रही, ठीक है सही है। अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं, पूछ ना लेंगे बेटा ये मंदी क्या होती है, ये बुलिश ट्रेंड क्या है, बेयर किसे कहते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली असूलन मतलब इन्हें कुछ ना कुछ बताना चाहिए था। हमारे पूरे कैफ में किसी एक पेपर में बता देते, और कंपनी लॉ में मार्जिन है, इसका सिलेबस छोटा है, यहाँ बता सकते थे और मज़ा भी आता कि ये मार्केट की बात है, आपको ज़रा ज़्यादा समझ आती। तो शायद आई कि अब कभी सिलेबस की अगली रिवीजन में ये बात सोचे, लेकिन असूलन स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट इस लेवल पे होना चाहिए। फिर हम टीचर्स की मजबूरी है कि हम उतना ही खेल सकते हैं जितना किताब में। कोई बात नहीं, आप फाइनल में तो आएंगे कभी ना कभी, ठीक है। तो फाइनल के अंदर इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर 2-3 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, सीडीसी के ऊपर, फिर स्टॉक एक्सचेंज की जो रूल बुक है वो हम पूरी की पूरी पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए जितना है उसे याद कर लेते हैं। जी अनलिस्टेड क्या जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है? यस कर सकती है, कोई मसला नहीं। अनलिस्टेड को ना शेयर इशू करने पे पाबंदी है, क्योंकि शेयर इशू करने पे पाबंदी तो इन्हें है, और जो ये नहीं है वो पब्लिक है, तो पब्लिक शेयर इशू कर सकती है। लेकिन क्या होगा, जब एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी शेयर इशू करने जाएगी तो उसका शेयर खरीदेगा कौन और क्यों खरीदेगा? लोग एक ऐसी जगह क्यों खरीदेंगे जहाँ उनका पैसा ब्लॉक हो जाए और बाद में वो ढूंढते फिरें, कोई खरीदारी ना मिल रहा हो। तो लोगों को लिस्टेड पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है। तो जो कंपनियां चाहती हैं कि बड़े लेवल पे फंड रेजिंग करें, वो अपनी प्रोस्पेक्टस वाले प्रोसेस में साथ साथ लिस्टिंग के लिए अप्लाई भी कर देती हैं। अगर लिस्ट हो जाएं तो फिर वो अपना प्रोस्पेक्टस जमा करा देते हैं। अगर लिस्ट ना हो तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एक और डॉक्यूमेंट होता है वो जमा करा दिया जाता है रजिस्ट्रार को, आगे जाके पढ़ेंगे। जी जी गारंटी लिमिटेड कंपनी में अगर शेयर कैपिटल भी मौजूद हो तो वाइंडिंग अप में क्या पहले रिकवर होगा? स्टेप 1 कंपनी के एसेट्स बेचेंगे, फिर जब गैप आएगा गारंटी अमाउंट रिकवर करेंगे, फिर भी गैप आएगा अनपेड कैपिटल रिकवर करेंगे, उसके बाद भी गैप आया तो कोई बात नहीं, उनका नुकसान हो जाएगा जिनको पैसे नहीं मिले। डन। कंपनियों की कैटेगरी समझ आई। एक आखिरी सवाल भाई का, प्राइवेट कंपनी नहीं, प्राइवेट कंपनी देखिए ना रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, आप शेयर ट्रांसफर ही नहीं कर सकते आराम से। तो जब ट्रांसफर ही नहीं कर सकते तो आपका शेयर खरीदेगा कौन? दूसरा, आप जनरल पब्लिक को इनवाइट भी नहीं कर सकते। 3 मसले हैं ना, 50 से ऊपर नहीं जा सकते, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आराम से अपने शेयर बेच नहीं सकते, और आप जनरल पब्लिक को इन्वाइट भी नहीं कर सकते। तो ये सारे मसले कलेक्टिवली इस कंपनी को बाउंड कर देते हैं कि ये बेचारी कुछ नहीं कर पाती। क्लियर? एक स्टेप आगे चलते हैं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। ये कॉन्सेप्ट आईकैप को काफ़ी पसंद है, उसने थ्योरेटिकली रट्टे में तो कई दफ़ा पूछा हुआ है, लेकिन एक दफ़ा बहुत मूड में बैठे हुए थे तो एक बड़ा लंबा चौड़ा सा न्यूमेरिकल भी दे डाला। तो आप लोगों को जब वो पास पेपर्स की वीडियो मिलेगी तो मोस्ट प्रॉब्ली उसके अंदर आपको उस सवाल के ऊपर भी एक डिस्कशन डिटेल से मिल रही होगी। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी कहते हैं एक बड़ी कंपनी को, एक हाकिम कंपनी को, और सब्सिडरी कंपनी कहती हैं एक महकूम कंपनी को जो उसके अंडर आ रही है। यानी कि कंपनियों में अगर हमने देखना है कि कौन मालिक है और कौन गुलाम है, तो जो होल्डिंग कंपनी है वो मालिक है और जो सब्सिडरी कंपनी है वो गुलाम कंपनी है। ये कंपनी इस कंपनी के अंडर आती है, ये हुकूमत करेगी और इस पर हुकूमत होगी। ये सब्सिडरी है, नीचे आने वाली कंपनी है। वो होल्डिंग है, जिसने उसको होल्ड किया हुआ है, जिसने उसको कब्जे में किया हुआ है। एक कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कैसे बन सकती है? 3 तरीके हैं। तरीका एक कि ये वाली कंपनी उस कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स खरीद ले, वो शेयर्स खरीदे जिन पे वोटिंग पावर होती है, ताकि वो वोटिंग को कंट्रोल कर सके। तो अगर किसी भी कंपनी ने दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा, मैंने ये ऐसे नहीं लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा, आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा अगर शेयर्स खरीद ली एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के, तो वो उसको बना देगा सब्सिडरी। दूसरा रूल क्या है? अगर एक कंपनी के पास कोई पावर आ जाए कि वो मोर देन 50% डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके, इसके टेक्निकल वर्ड है, अगर एक कंपनी होल्ड कर सके कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी। तो अगर एक कंपनी के पास इतनी ताकत आ जाए कि वो दूसरी कंपनी के बोर्ड को कंट्रोल कर सके, यानी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने का इख्तियार जब होल्डिंग के पास आ जाए, तो वो होल्डिंग बन जाएगी। ये क्यों हो सकता है? हो सकता है कि इस कंपनी ने इस कंपनी को उधार दिया है, इसका शेयर कैपिटल 50 लाख और उसने उधार दे दिया 5 करोड़ का।
अब जब इसने 5 करोड़ का उधार दिया तो उसने कहा भाई सीधी सी बात है, आपके 8 डायरेक्टर्स में से 5 मेरे होंगे, 3 आपके होंगे, चूंकि अगर आप डूब गए तो मेरा नुकसान होना है। तो हो सकता है ये कंपनी कहे कि आपकी कंपनी के आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स मेरे अपॉइंटेड होंगे। तो इसका मतलब है उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेनली कौन कंट्रोल कर रहा है, ये। तो ये बन जाएगी होल्डिंग कंपनी। एक तीसरा तरीका है, आप उसको लेयर्स के सेटअप में ले आए, सब्सिडरी की सब्सिडरी। एक कंपनी की जो सब्सिडरी होती है ना, और उस सब्सिडरी की जो सब्सिडरी होती है, और सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी भी जो होती है, वो सब की सब सब्सिडरीज होती हैं। यानी एक कंपनी अगर होल्डिंग है, होल्डिंग के नीचे एक सब्सिडरी है, उसके नीचे एक और सब सब्सिडरी है, उसके नीचे सब सब्सिडरी है, ये लेयर्स कहलाती हैं आपकी। इनमें से हर कंपनी आपकी सब्सिडरी भी कहलाएगी। आपकी सब्सिडरी भी आपकी सब्सिडरी है, आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरीज भी आपकी सब्सिडरी है। तो ये जहन में रखना है कि ये लेयर कहलाता है। लेयर का मतलब एक होल्डिंग कंपनी के नीचे कितनी लेयर तक सब्सिडरी कंपनीज हैं, तो लेयर सब्सिडरी कंपनी को कहते हैं। और सब्सिडरी की सब्सिडरी चूंकि सब्सिडरी होती है, उसको भी लेयर कहते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है बताने वाली, वो ये है कि जो 50% शेयर्स है ना, इसमें होल्डिंग प्लस लेयर्स का कॉन्सेप्ट है। पहले वाले रूल में जहन में रखना है। इस वाले रूल में अगर इसी कंपनी ने आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर हासिल कर ली, फिर तो वो होल्डिंग बन जाएगी। लेकिन फर्ज करें 8 में से 2 डायरेक्टर ये अपॉइंट कर रही हो, 3 कोई और कर रही हो, 2 कोई और कर रही हो, तो फिर सब्सिडरी नहीं बनेगी। बट यहाँ दिस कैन हैपन कि ये होल्डिंग कंपनी है, इसने खरीदे 30% शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी की आगे से एक सब्सिडरी थी, उसने खरीदे 15% शेयर, होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी की आगे से एक सब्सिडरी थी, उसने खरीदे 10%। तो होल्डिंग ने अपनी लेयर्स के साथ मिलके जो शेयर होल्डिंग की है वो कितनी है, 55%। तो जिस कंपनी के ये शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, वो कंपनी भी ऑटोमेटिकली आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। तो ये याद रखना है, पहले वाले रूल में शेयर होल्डिंग ऐड होगी आपकी सब्सिडरीज की भी। तो अगर पेपर में सवाल आए और एक कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं और उस ही सवाल में आपकी कोई और सब्सिडरी भी मौजूद है, तो आपने देखना है आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस आपकी सब्सिडरीज की इन्वेस्टमेंट मिला के अगर एक कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए, तो फिर वो बन जाएगी आपकी सब्सिडरी। तो एक कंपनी दूसरे को 3 तरीके से सब्सिडरी बना सकती है, या तो खुद और अपनी लेयर्स के साथ मिल के 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग खरीद ले, नंबर 2 उसके बोर्ड को कंट्रोल करने की पावर हासिल कर ले, और नंबर 3 सब्सिडरी की सब्सिडरी। किताब में ये थोड़ा सा पेचीदा तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन बात तकरीबन ऐसे ही है। जल्दी से उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। पहले तो होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन है बड़ी क्यूट सी, अ कंपनी विच इज अनदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी इफ बट ओनली इफ दैट अदर कंपनी इज इट्स सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहेंगे जो किसी कंपनी की होल्डिंग कंपनी इसी वजह से है कि वो दूसरी कंपनी इस पहली कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। यानी होल्डिंग को होल्डिंग कहलाने के लिए देयर मस्ट बी अ कंपनी जिसको सब्सिडरी कहें, जिसकी ये होल्डिंग हो। तो ये वही पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन हो गई जिसने हमें कुछ नहीं सिखाया। सब्सिडरी किसे कहते हैं? किसी होल्डिंग कंपनी के तनाजुर में सब्सिडरी कहेंगे एक ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, या तो बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल कर रही है, यानी कि कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, या exercise or control more than 50% of its voting security either by itself or together with one or more of its subsidiary companies, यानी ब्रैकेट में layers। अगेन पूरी किताब में जो एक नई लाइन ऐड हुई है वो लेयर की ऐड हुई है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे कोई वाज़े चेंज नहीं है। अगर पूरी किताब में बिल्कुल एक बारीक सी ऐसी चेंज हो, ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ाया जाता था लेकिन एक्सप्रेसली लिखा हुआ नहीं था। सब्सिडरी कंपनी को या सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनियों को लेयर्स कहते हैं। तो ये जो पहला वाला रूल हमने बोर्ड पे पढ़ा, ये लेयर्स के साथ मिला के था। सच क्लास और क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी नोटिफाइड। उन्होंने कहा उन कंपनियों को उतनी लेयर्स की इजाज़त नहीं होगी जिनको हम बता देंगे। यानी ये कह देंगे कि जी फलाना तरह की कंपनी ऐसे ज़्यादा लेयर्स नहीं रख सकती। तो जब ये कह देंगे, जिधर कह देंगे हम याद रख लेंगे। हमारे सिलेबस में नहीं कहा, हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी इवन इफ अबव कंट्रोल इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ दैट होल्डिंग कंपनी। एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग उस रूल से भी बन जाएगी कि अगर आप किसी ऐसी की सब्सिडरी हैं जो सब्सिडरी है आगे से उस होल्डिंग की, जो मैंने तीसरा रूल बताया था यहाँ, सब्सिडरी की
सब्सिडरी। अगेन कहते हैं कि कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट लेयर वगैरह उस तरह से भी है। होली ओन्ड सब्सिडरी, दिस कैन हैपन कि एक कंपनी के 100% शेयर्स किसी और कंपनी के पास हो, तो जिस कंपनी के पास 100% शेयर्स होंगे वो बन जाएगी होली ओन्ड सब्सिडरी। डन। अब यहाँ एक ऐसी डेफिनेशन है जिसका इससे कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद वो समझ आ जाती है, दैट इज पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी किसे कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनियों को। एक पब्लिक कंपनी होती है और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी का मतलब है जिसमें आवाम इन्वेस्ट कर सकती है और जिसमें लोगों के आने पे कोई रुकावट नहीं है। ये गवर्नमेंट हो भी सकती है और नहीं भी। पब्लिक सेक्टर कंपनी कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी को। अब गवर्नमेंट कंपनी किसे कहेंगे? मैं आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी होगी उसे पब्लिक सेक्टर कहेंगे। 3 रूल पढ़े थे, जरा एक दफ़ा इधर आते हैं। होल्डिंग सब्सिडी के क्या 3 रूल पढ़े थे? अगर एक कंपनी में आधे से ज़्यादा शेयर्स हो होल्डिंग के, अगर एक कंपनी के डायरेक्टर्स को वो कंपनी अपॉइंट कर रही हो, अगर एक कंपनी को कोई ऐसी कंपनी चला रही हो जो इसके अंडर आती है। अब इसी डायग्राम पे गवर्नमेंट की कंपनी और गवर्नमेंट को फिट करें। पब्लिक सेक्टर कंपनी यहाँ खड़ी हुई है और गवर्नमेंट वहाँ पे है, तो इसका मतलब है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी वो होगी जिसमें गवर्नमेंट अपने इदारों के साथ मिलकर आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले। गवर्नमेंट के इदारे गवर्नमेंट की सब्सिडी कहलाएंगे। या गवर्नमेंट के पास आधे से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर हो, या गवर्नमेंट के किसी इदारे के आप अंडर आते हो। तो डेफिनेशन जाहिर है आपने रट्टा मारना है, लेकिन थोड़ा लॉजिकली समझ आ जाएगा। अ कंपनी चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, बेनिफिशियली ओन्ड और नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज। मोर देन 50% को लॉ ने डिफाइन कर दिया एज 51%। उन्होंने कहा एक ऐसी कंपनी जिसके डायरेक्टली एंड डायरेक्टली 51% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज या वोटिंग पावर ऑफ विच आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट और एनी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट और अ स्टैच्यूटरी बॉडी। गवर्नमेंट ने खुद या गवर्नमेंट की लेयर ने, और यहाँ गवर्नमेंट की लेयर क्या होगी? गवर्नमेंट के अंडर जो बॉडीज वगैरह है। अगेन दोनों डेफिनेशन का आपस में ताल्लुक नहीं है लीगली, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि होल्डिंग सब्सिडी अगर समझ आ जाए तो पब्लिक सेक्टर को आप सोच सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की सब्सिडी टाइप की चीज़ है। तो एक शर्त हो गई 50% 51% वाली। फिर हम कहते हैं और रिस्पेक्ट ऑफ विच द गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट और स्टैच्यूटरी बॉडी हैज अदरवाइज पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट और अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ इट डायरेक्टर्स, या वो जिधर उनके पास मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर हो। इंक्लूड द पब्लिक सेक्टर नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा जो SECP ने लाइसेंस किया है, और इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे भी अगर होंगे गवर्नमेंट लेवल पे तो वो भी काउंट होंगे। बहुत अच्छा रहता है कि यहाँ तक खत्म होती डेफिनेशन और आगे कोई बात ना लिखी होती। नीचे एक जुमला लिखा है, हो सके तो उसे याद कर लीजिएगा। मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ लेकिन आप हजम नहीं कर सकेंगे, तो बेहतर है कि आप रट्टा मार लें। खैर, कहने का मतलब ये है कि होता क्या है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है और SECP इनका आपस में एक ताल्लुक है। गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट ये करना चाहती है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है ना उसको कंट्रोल करने के लिए SECP को कहती है कि आप कुछ बंदे स्टॉक एक्सचेंज में बिठा दें। स्टॉक एक्सचेंज की ओनरशिप में एक ज़माने में बड़ा फड्डा रहा है। पुराने ज़माने में ये 3 कंपनियाँ होती थी और ये गवर्नमेंट की नहीं हुआ करती थी। लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, ये गारंटी लिमिटेड कंपनी होती थी। इनके मालिक पता कौन होते थे? ये जो ब्रोकर्स हैं, फलाना सिक्योरिटीज़ वाले, फलाना JS सिक्योरिटी, फलाना, ये होते थे उसके मालिक। गवर्नमेंट चाह रही थी कि उन सारों को नेशनलाइज करें, उन सारों को किसी एक जगह पे लेके आएँ। तो स्टॉक एक्सचेंज सेमी प्राइवेट तरीके से चल रही थी, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते थे। तो फिर SECP ने क्या किया हुआ है, रूल्स के तहत अपने कुछ बंदे नॉमिनेट किए होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अब स्टॉक एक्सचेंज वाले चाहते हैं कि उनका तशख़्ख़ुस भी बरकरार रहे कि वो प्योरली गवर्नमेंट इदारा नहीं है, और गवर्नमेंट चाहती है कि उनके ऊपर कंट्रोल भी रखे। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जिधर गवर्नमेंट की किसी एजेंसी ने बंदे बिठा दिए हो वो पब्लिक सेक्टर बन जाएगी। तो अचानक से रुक के उन्होंने कहा भाईजान ये वाला रूल स्टॉक एक्सचेंज पे मत अप्लाई करना, यानी कि नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय कमीशन, कमीशन कहते हैं SECP को, ऑन बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज या इस तरह की किसी भी और बॉडी वगैरह के ऊपर जो किसी भी लॉ के तहत चल रही है, अगर SECP कोई डायरेक्टर नॉमिनेट कर दे, शैल नॉट मेक इट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये एक एक्सेप्शन है जो हमारे लेवल पे बताने की ज़रूरत नहीं थी किताब को, चूंकि बता दी है तो मैंने समझा दी है, लेकिन मशवरा यही है कि आपने इसे रट्टा मार लेना है, क्योंकि ऊपर वाले से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की इदारा ने अगर कहीं पे डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं तो वो इदारा भी गवर्नमेंट का इदारा बन जाता है, बट स्टॉक एक्सचेंज पे अगर SECP अपना डायरेक्टर नॉमिनेट करे तो वो गवर्नमेंट का इदारा नहीं बनेगा। डन।
फाइनली डेफिनेशंस खत्म हुई, वो जो तकलीफ दे प्रोसेस है वो खत्म हुआ। इस चैप्टर का सबसे फजूल पोर्शन ये है कि लाइन से एकदम से डेफिनेशन आ जाती हैं और इतनी सारी तरह की कंपनियां। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अथॉरिटीज़ क्या होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे क्या होते हैं। फिर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का एक मिक्सचर है। चैप्टर 1 में चलते चलते चैप्टर 2 वाली बातें शुरू हो जाती हैं, जो मैं नॉर्मली मानता हूँ कि चैप्टर 2 के साथ पढ़ी जानी चाहिए। हम देखेंगे हमारे पास जितना टाइम हुआ हम उतनी बातें आज पढ़ लेंगे। भाई कुछ कहना चाहते हैं डेफिनेशंस तक, अगर किसी का कोई भी सवाल हो। जी, अगर एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और गवर्नमेंट उसके आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीद ले तो वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी तो कहला ही रही होगी, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी भी कहलाएगी। क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन में हमने हरगिज़ ये नहीं पढ़ा कि वो कोई और कैटेगरी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि एक पैटर्न है कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है, ये एक अलग चीज़ है। फिर एक स्टेटस है, इसका मतलब है दिस कैन हैपन कि एक प्राइवेट कंपनी हो और वो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो। दिस कैन हैपन कि एक पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर कंपनी हो। दिस कैन हैपन कि एक लिस्टेड कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर कंपनी हो। पीआईए के शेयर सुने कभी कि शेयर्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है, और पीआईए किसकी कंपनी है? पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो दिस कैन हैपन कि एक लिस्टेड कंपनी हो बट किसी ना किसी रूल की वजह से वो पब्लिक सेक्टर कंपनी भी हो। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएटेड रखना है। पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट से है और पब्लिक प्राइवेट का ताल्लुक है लोगों की इन्वॉल्वमेंट वाले रूल से। जब आप कंपनी बनाते हैं तो आपको दो में से कोई स्टेटस बताता होता है, एक तो लायबिलिटी के हिसाब से उन तीन में से कौन से हैं, फिर पब्लिक ओनरशिप के हिसाब से आप पब्लिक हैं या प्राइवेट हैं। तो ये आपका एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टेटस होता है। पब्लिक सेक्टर कंपनी आप किसी भी वक्त बन सकते हैं और किसी भी वक्त ख़त्म भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने शेयर होल्डिंग वापस ख़त्म कर दी, आप दोबारा पब्लिक सेक्टर नहीं रहे। जी, इन कंपनियों की जो हमने बहुत सारी जालिम सी डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसमें कोई सवाल। बेनिफिशियली ओन का क्या मतलब होता है? बेनिफिशियली ओन का मतलब होता है कि या तो आप खुद ओन कर रहे हैं या किसी ऐसे के पास है जिसकी ओनरशिप आपकी ओनरशिप कहलाती है। एक इंसान के केस में तीन चीज़ों को बेनिफिशियल ओनरशिप कहते हैं। नेचुरल पर्सन के केस में उस बंदे के अपने खरीदे हुए शेयर, उसके स्पाउस के खरीदे हुए शेयर, उसके माइनर चाइल्ड के खरीदे हुए शेयर। कानून मानता है कि आपके, आपकी बीवी के या आपके शौहर के और आपके छोटे बच्चों के जो माइनर हैं, इनके खरीदे हुए शेयर आपके शेयर काउंट होते हैं। तो उन शेयर्स को कहते हैं बेनिफिशियली ओन्ड। एक होता है आपने शेयर ओन किए हुए हैं, ओन का मतलब है आप ही नहीं खरीदे हुए हैं। एक है बेनिफिशियली ओन किए हुए हैं, यानी एक ऐसे शेयर जिनका बेनिफिट आपको आ रहा है। तो एक इंसान के केस में वो, उसका स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन, ये बेनिफिशियल ओनरशिप में आते हैं। कंपनियों के केस में फिर आपकी जो सब्सिडरीज होती हैं उनके भी शेयर्स आपके कहलाते हैं। गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट के बैंकों की इन्वेस्टमेंट्स, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, वो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट काउंट होती है। डन? कोई कंफ्यूजन डेफिनेशंस को लेके? जी, अगर SECP स्टॉक एक्सचेंज में आधे से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर ले तो भी वो उसे पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बना सकेगा। SECP पावर तो रखता है। SECP जाहिर है मुल्क को रेगुलेट करने के लिए, और स्टॉक एक्सचेंज में तो काम ही कंपनियों का हो रहा है, तो SECP बहुत सारे इख्तियारात रखता है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन उन इख्तियारात का ये मतलब नहीं कि कल को हम गवर्नमेंट को मालिक कह दें स्टॉक एक्सचेंज का। जी, अगर लोन के थ्रू डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं तो जब लोन खत्म होगा तो क्या होगा? जाहिर है जब लोन खत्म होगा डायरेक्टर माइनस होंगे, जैसे ही डायरेक्टर माइनस होंगे स्टेटस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है होल्डिंग या सब्सिडरी रजिस्ट्रेशन के वक्त पक्का पक्का ठप्पा नहीं लग गया आपको कि आप लिमिटेड बाय शेयर बने हो या लिमिटेड बाय गारंटी बने हो, आप पब्लिक बने हो या प्राइवेट बने हो। ये एक स्टेटस है होल्डिंग या सब्सिडरी। किसी भी वक्त एक कंपनी इतनी पावर में आ जाए कि दूसरे को सब्सिडरी बना ले, और किसी भी वक्त शायद वो पावर खत्म हो जाए तो वो उसकी सब्सिडरी ना रहे। तो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी एक वक्त में अचानक से किसी की भी सब्सिडरी बन सकती है, किसी की भी होल्डिंग बन सकती है। ये पक्का पक्का स्टेटस नहीं है, ये सिर्फ उस सिचुएशन के मुताबिक आपको पावर मिली होती है। सर, हम इसको टोटली ये भी कह सकते हैं कि जिसके पास 50% से अबव शेयर्स होंगे वो उसकी होल्डिंग होगी, क्योंकि अगर आपके पास वोटिंग पावर है तो डायरेक्टर्स को आप खुद ही अपॉइंट कर सकते हो। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वोटिंग पावर ज़्यादा हो तो आप डायरेक्टर्स आधे से ज़्यादा अपॉइंट करें। डायरेक्टर के चैप्टर में जाके हम पढ़ेंगे कि कुछ इलेक्टेड डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड डायरेक्टर होते हैं, कुछ एम्प्लॉय डायरेक्टर होते हैं, कुछ किसी तरह के डायरेक्टर्स होते हैं। तो बोर्ड में आधे से ज़्यादा अपॉइंट करने के लिए डायरेक्टर्स सिर्फ शेयर होल्डिंग काफ़ी नहीं होती। तो हो सकता है आपके पास 12 डायरेक्टर्स हो जिसमें से आपने सोचा हो कि 6 होंगे इलेक्टेड डायरेक्टर या 7 होंगे इलेक्टेड, तो शायद आप उन इलेक्टेड के 7 में से 3 या 4 अपने बंदे बिठा सकें, लेकिन उन 12 में से शायद आधे आप अपना बिठा सकें। तो डायरेक्टर के चैप्टर में हमने उसकी काफ़ी सारी किस्में देखनी है इंशाल्लाह।
इन तीन में से कोई भी एक रूल अगर अप्लाई कर गया तो दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडरी बन जाएगी। तीनों में और है, एक सब्सिडरी की एक वक्त में एक से ज़्यादा होल्डिंग हो सकती है। शायद किसी एक के पास डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर हो, किसी एक के पास शेयर होल्डिंग की पावर हो। जो कॉमन एग्जांपल दी जाती है पीटीसीएल और इत्तेसालात की, कि इत्तेसालात पीटीसीएल की होल्डिंग कंपनी बना रही थी गवर्नमेंट, और मीडिया में बात आ गई तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, शेयर्स अपने पास रखे, कंट्रोल इत्तेसालात को दे दिया। इत्तेसालात को कह दिया आपको हमने होल्डिंग बना दिया, और पब्लिक के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि पता नहीं कौन कम इल्म लोग जो है ये कह रहे हैं कि हमने पीटीसीएल बेच दी इत्तेसालात को। आज भी जाके देखें 65% शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास हैं। तो शेयर होल्डिंग के रूल से पाकिस्तान बन गया उसकी एक तरह से होल्डिंग। और अगर कंट्रोल के हिसाब से देखें तो इत्तेसालात को मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर दे दी। तो एक वक्त में एक कंपनी की एक से ज़्यादा होल्डिंग्स हो सकती हैं। देखिए ना, जो लेयर्स हैं, इसकी ये भी होल्डिंग है, इसकी ये भी होल्डिंग है, और इसकी ये भी होल्डिंग है। तो एक वक्त में दिस कैन हैपन कि एक कंपनी की काफ़ी सारी होल्डिंग्स हो सकती हैं, एक कंपनी की काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हो सकती हैं। कितने से ज़्यादा लेयर्स नहीं हो सकती, एज में बी स्पेसिफाइड। जब वो बता देंगे तो हम याद रख लेंगे कि कितने से ज़्यादा लेयर्स नहीं होनी चाहिए। डन। अथॉरिटीज़, जब हम अथॉरिटीज़ की बात करते हैं कंपनी लॉ में कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो मेन रोल प्ले करती हैं, तो दो अथॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, एसईसीपी और रजिस्ट्रार। एसईसीपी कौन है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पुराने ज़माने में एक अथॉरिटी होती थी कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, उसको ख़त्म किया एसईसीपी ने। 97 का इसका कानून था, 99 में ये ऑफिशलाइज हुई, और इसने आके मुल्क में कंपनियों को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। यानी पाकिस्तान में कंपनियों के जो लॉ बनते हैं, पाकिस्तान में कंपनियों से को गाइड करने के बारे में, कंपनियों को रेगुलेट करने के बारे में, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी ये कंपनियों की मार्केट है इसको चलाने की जिम्मेदारी है एसईसीपी के ज़िम्मे। एसईसीपी के बारे में हमें बताया जाता है कि इसके जो है वो एक हेड ऑफिस है जो इस्लामाबाद में है, फिर इसके 8 जोनल ऑफिस हैं। अब 8 जोनल ऑफिस के अलग अलग शहर याद करने के बजाय हम एक टोटका रखते हैं कि पीएसएल की टीम्स, और उसमें 2 शहर ऐड करते हैं। वो 2 शहर कौन से? फैसलाबाद और सक्खर। तो फैसलाबाद और सक्खर आपने याद रखना है, बाकी आपने पीएसएल की टीम्स याद रखनी है कि पेपर में अगर कोई एमसीक्यू वगैरह भी आ जाए तो आप 8 शहर आपको पता हो, ताकि आप बता सकें कि कौन कौन से शहर में नहीं है। तो पीएसएल के 8 शहर तो पूछने वाला सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं पूछने की कोशिश करूँ, कौन से हैं पीएसएल के 8 शहर? 6 शहर, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा। डन। तो 6 शहर और फैसलाबाद और सक्खर, इन 8 जगह पे जोनल ऑफिस है और एक हेड ऑफिस है। टोटल ऑफिस है 9। हो सकता है एमसीक्यू आपको परेशान करे, आपसे कहे बताओ कितने ऑफिस हैं, और आप 8 पे टिक कर दें, बाद में एग्जामिनर हंस के कह लो बच्चे ने हेड ऑफिस तो काउंट ही नहीं किया। तो एक हेड ऑफिस, 8 जोनल। इस्लामाबाद में 2 चीज़ें, हेड ऑफिस भी और जोनल ऑफिस भी है। एसईसीपी के बारे में जो है ना वो लॉ इतना जज्बाती हुआ कि उसकी खुशी की इंतहाई नहीं है। उसे ये वो आपको बताना चाह रहा है कि एसईसीपी के पास बड़ी सारी पावर्स हैं। अब देखिए वो किन अल्फाज में बता रहा है। एसईसीपी हैज़ बीन गिवन लॉट ऑफ पावर्स अंडर कंपनीज एक्ट। लॉ हैज़ वेस्टेड वेरियस पावर्स टू एसईसीपी। In addition to Companies Act, SECP is also empowered by SECP Act to exercise many powers and functions. तो SECP के पास बहुत सारी पावर्स हैं और SECP के पास बहुत ही सारी पावर्स हैं, और वो जो बहुत सारी पावर्स हैं वो किसकी हैं? SECP। तो बहरहाल इन तीनों जुमलों को आप सेंसर करके एक जुमला बना सकते हैं कि कानून ने SECP को कंपनीज एक्ट के थ्रू, कुछ और कवानीन के थ्रू अच्छी खासी पावर्स दी हैं। तो SECP मेनली किन कंपनियों के इश्यूज़ को देखता है? नॉर्मल कंपनियाँ, इंश्योरेंस कंपनियां, कुछ बैंकिंग कंपनियों का भी मामला होता है, मुदारबा, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है जो बैंक जैसे काम कर रहे होते हैं लेकिन वो बैंक नहीं होते, तो उनको भी SECP देखता है। तो ये मुख्तलिफ तरह की कंपनी हैं जिनको SECP देखता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि SECP क्या है और किस तरह से है। फिर रजिस्ट्रार। जी मैं रुक के आपको सवाल करने की ऑप्शन दे दूंगा एक कट ऑफ के बाद, ताकि एक फ्लो तो चलता रहे। SECP हमें समझ आया। अब रजिस्ट्रार, SECP के एक ऑफिसर का जिक्र है, और यहाँ लॉ ने सोचा कि बजाय इसके कि आपको कहेंगे रजिस्ट्रार का मतलब है कि रजिस्ट्रार, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने रजिस्ट्रार का मतलब 5-6 तरह के उसके ओहदे गिनवा दिए कि रजिस्ट्रार से मुराद रजिस्ट्रार भी हो सकता है, ये एडिशनल रजिस्ट्रार भी हो सकता है, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार भी हो सकता है, जॉइंट भी हो सकता है, असिस्टेंट भी हो सकता है, डिप्टी भी हो सकता है। जितने नाम उनके जहन में आते थे लिख दिए और थक के सांस लिया, और उन्होंने कहा एनी अदर पर्सन
तो रजिस्ट्रार की एक डेफिनेशन है जो याद करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार। रेगुलर क्लास होती तो हम बड़ा लहक के 4-5 बच्चों से पूछते, याद करते, फिर आगे चलते, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश कम है। तो इनमें से कोई भी शख्स और सच अदर ऑफिसर जिसको डेजिग्नेट कर दे SCCP के, भाईजान आप ये वाले काम करें। अब ये रजिस्ट्रार क्यों है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? SCCP था तो सही। SCCP है इदारा, अथॉरिटी। जैसे ICAP एक इदारा है, तो ICAP के जो काउंसिल मेंबर्स हैं वो इंसान हैं जो काम कर रहे हैं। FPR एक इदारा है, तो उसमें जो कमिश्नर्स बैठे हैं वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। PCB एक इदारा है, तो चेयरमैन PCB और उसके अंडर जितने लोग हैं वो इंसान हैं जो काम कर रहे हैं। तो SCCP क्या है? इदारा। उस इदारे में जो इंसान काम कर रहे हैं मेनली वो रजिस्ट्रार है। तो रजिस्ट्रार के अलग अलग रैंक हैं, कोई विफाक लेवल पे बैठ रहा है, कोई सूबे लेवल पे बैठ रहा है, कोई तहसील लेवल पे बैठ रहा है। तो हो सकता है आपके अपने शहर में भी एक बंदा रजिस्ट्रार रैंक का ना हो, लेकिन किसी भी पटवारी को डेजिग्नेट कर दें कि ठीक है जी ये कल से रजिस्ट्रार है, तो जिस भी ऑफिसर को डेजिग्नेट कर देंगे वो रजिस्ट्रार बन जाएगा। तो फिर इसका मेन काम क्या है? ये कंपनियों के डेटाबेसेस मैनेज कर रहा है। कंपनियां जब रजिस्टर होती हैं इन्हीं के पास रजिस्टर होती हैं। कंपनियां जब कोई चेंज करती हैं इनको बताती हैं। कंपनियां सालाना अपने डॉक्यूमेंट्स इनको जमा कराती हैं। ये कंपनियों के पूरे साल के सारे डेटाबेसेस को अपने पास कलेक्ट करता रहता है और अपने पास मेंटेन करता है। इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि मॉर्गेजेस एंड चार्जेस को भी रिकॉर्ड करता है, तो हम एक फर्दर चैप्टर इसके ऊपर पूरा पढ़ेंगे कि ये लाइन आइटम ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। तो ये रजिस्ट्रेशन करता है कंपनियों के, डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता है, ट्रैक करता है रूटीन डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी कंपनी के ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, कंपनी के रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर कंपनी की बुक्स रिकॉर्ड्स को जब्त भी कर सकता है अगर उसे लगे कि कुछ गलत हो रहा है। तो ये दो तरह की अथॉरिटीज़ हैं जो लॉ के अंदर हैं। इन दो अथॉरिटी से रिलेटेड सवाल भाई का एक सवाल था जी। SCCP एक इदारा है, ऑटोनोमस बॉडी है। SCCP एक कानून के तहत आया है, SCCP एक्ट 1997। इस कानून ने एक नए इदारे को वजूद में लेके आया। जैसे SCCP आपको याद होगा, CCP कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कानून है जिसने उस इदारे को जन्म दिया। इसी तरह से एक कानून ने इस इदारे को बनाया। ऐसे इदारे ऑटोनोमस इदारे कहलाते हैं, गवर्नमेंट के खुदकार इदारे हैं। मज़े की बात है कि गवर्नमेंट से बजट के पैसे नहीं लेते, ये चलने के लिए पैसे नहीं लेते। ये कंपनियों के फ़ाइन, कंपनियों की फाइलिंग फ़ी, कंपनियों की रजिस्ट्रेशन फ़ी, ये इनका सोर्स ऑफ इनकम है। ये उसमें से अपना ख़र्चा चलाते हैं। ICAP की तरह गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांगते, बच्चों से फ़ीस मांगते हैं। ठीक है, तो हम खुद कार हैं, हम अपने तरीके से चल सकते हैं। हम जो है, हमें किसी लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है, हमें गवर्नमेंट के बजट की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का बजट खसारे में भी होगा तो भी ICAP चल रहा होगा, चूँकि वो बच्चों से जो है वो सालाना कितने ले रहा होगा, वो क्या पैसे होते हैं 2200 बढ़ गई है, 32 हो गई है ना करें, फिर हमारी कितनी हो गई होगी। मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर हमारी तो और ज़्यादा बढ़ गई होगी। हमने तो, हमारी शायद 25,000 थी पिछले साल तक, ना करें ऐसे मत गए, हमारी तो फिर 32-35 हज़ार पे पहुँचा दी होगी इन्होंने जी। ठीक है जी। तो वो कहने का मतलब है कि हमारी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और थोड़ी थोड़ी सी आप लोगों की कंट्रीब्यूशन से इदारा चल जाता है। तो ये बेसिकली इस तरह की ऑटोनोमस बॉडी है जो खुद चलती है, अपने फंड्स खुद कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट को मदद करती है इन सारी चीज़ों के अंदर जी। हम कह सकते हैं इसे बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं, लेकिन खाली कंपनी कहना खतरनाक है, क्योंकि कंपनी एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई होती है। तो फिर उसको कंपनी कहना गुस्ताखी है, क्योंकि कंपनी तो कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर होने वाली चीज़ को कहते हैं। डन, अथॉरिटी समझ आई। अब एक स्पेशल टॉपिक है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इस चैप्टर में ICAP का पसंदीदा तरीन टॉपिक। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं खाली इधर, और फिर इसकी इंग्लिश भी देख लेंगे। वैसे एक बात है, रिवीजन क्लास है, क्रैश कोर्स है, इंग्लिश क्यों दिखा रहा हूँ मैं? आप लोग तो बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो इंग्लिश तो नहीं दिखानी चाहिए ना। वाह, इन्होंने कहा सर आपने कहा था मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपने पढ़ा हुआ ना हो, लेकिन वो तो इधर भी काफ़ी है ना, उसके लिए अंग्रेज़ी दिखाना क्यों ज़रूरी है? चलें मैं एक काम कर लेता हूँ, इधर से हम इंग्लिश पढ़ें या ना पढ़ें, मैं यहाँ पे एक आध स्क्रीन ओपन कर दिया करूँगा कि स्क्रीन यहाँ चल रही है और मैं वहाँ बोल रहा हूँ। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम है, आप मुझे नहीं देखेंगे, आप इसे देखेंगे। इसे आप घर जाके भी देख सकते थे, तो फिर मुझे अपनी मौजूदगी बेवकत सी लगना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैं पहले समझा दूं और जल्दी से स्क्रीन दिखा दूं। ठीक है, देखते हैं, जिस दिन वक्त कम होगा उस दिन नहीं देखेंगे स्क्रीन। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट,
कंपनी लॉ डील करता है कमर्शियल इदारों को। आपको याद होगा हमने कहा था बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं शामिल वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अपने किसी कानून में रजिस्टर हुई है। तो अगर कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि हम काम करें इमदाद बाहमी वाले, हम काम करें नॉट फॉर प्रॉफिट, हम काम करें अच्छे लेकिन हम रजिस्टर हों एक कंपनी की तरह। जो कंपनी लॉ में रजिस्टर होते हैं ना उनका एक स्टेटस होता है, सबको पता होता है ये SCCP के यहाँ रजिस्टर है, ये एक मोतबर इदारा है, ये एक रेगुलर इदारा है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, इसको डोनेशन दी जा सकती है। भाई मुझे कोई भी आके कहेगा कि जी आप हमारे इदारे को डोनेशन दे, तो मैं पूछूंगा आप कौन है। वो कहेंगे जी फलाना जगह की हम एक मस्जिद हैं, तो पहले तो मुझे ये डाउट होगा कि क्या ये पैसे उस मस्जिद तक भी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर एक डोनेशन लेने वाला इदारा कहे भाई हमें SCCP ने हमें रजिस्टर किया और वी आर ऑथराइज, हम एक रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा है, तो ऐसे में मेरे जहन में उसका थोड़ा सा स्टेटस बेहतर हो जाएगा कि हाँ भाई ये एक रजिस्टर्ड इदारा है। तो सम टाइम क्या होता है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा चलाने वाले हैं ये चाहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, इनको किसी और कानून में नहीं मिलती लिमिटेड लाइबिलिटी। बेचारे नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा चला रहे हैं और कल को इदारे से कोई मिसहैप हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो पता लगे बेचारे नेक नियति से आए थे और जेब से 2-2 करोड़ भरने पड़ गए उस नुकसान को पूरा करने के लिए। तो आप लिमिटेड लाइबिलिटी भी चाहते हैं, आप स्टेटस भी चाहते हैं, तो आप कंपनी बना लेते हैं, लेकिन आप कंपनी के प्रॉब्लम्स में भी नहीं एंटर होना चाहते। तो फिर लॉ ने आपको गुंजाइश दी है कि आपको एक सेपरेट किस्म की कंपनी बना देंगे, उसको हम कहेंगे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। SCCP बाकी कंपनियों को अलग काउंट करेगा और नॉट फॉर प्रॉफिट को अलग काउंट करेगा। ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी लॉ के बहुत सारे रूल्स फॉलो करेंगी, लेकिन इनके लिए SCCP कुछ नए रूल्स वगैरह भी लेके आएगा। अब पहली चीज़ ये है कि आप कहते हैं कि हमने नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे के तौर पर रजिस्टर होना है। वो कहते हैं ठीक है जी, हमारी 4 शराइत हैं। नंबर 1, आप कुछ डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक आध ऑब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। कुछ पर्पस बता दिए उन्होंने, कहा आप इनके अलावा नहीं जाएंगे, इनके अलावा अगर हुआ तो अगर SCCP को मुनासिब लगा तो वो इजाज़त दे देगा। नंबर 2, आप अपने प्रॉफिट्स अगर आपके पास आए आप मेंबर्स में नहीं बांटेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे में प्रॉफिट कैसे आ सकता है? सरप्लस कहेंगे यहाँ, प्रॉफिट एक गंदा लफ्ज़ होता है। हो सकता है इनको मिलने वाले पैसे और इनके खर्चने वाले पैसों में गैप आ जाए। फॉर एग्जांपल ICAP इसमें रजिस्टर नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, जैसे अभी आप लोगों ने कहा कि जी वो 1.5 अरब का जो सरप्लस पड़ा हुआ है, अब अगर ICAP ने जो पैसे ICAP तक पहुँचे और ICAP ने जो खर्चे, अगर उसके बीच में खुदा ना खास्ता कुछ ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए, तो ये क्या कहलाएगा? सरप्लस। ये सरप्लस मेंबर्स में नहीं बांट सकते। भला बांट दो, 1.5 अरब है, मेंबर्स का भला हो जाएगा, तो मेंबर्स में नहीं बांट सकते। फिर क्या करेंगे? वो अपने ही इदारे के ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगा सकते हैं। तो इस इदारे को बनाते हुए 4 रूल्स को आपको स्वीकार करना है। नंबर 1, आप उन 12 में से कोई एक ऑब्जेक्ट चूज़ करेंगे जो उन्होंने बताया है, जिनमें से 12वां ऑब्जेक्ट है एनी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर दूसरा उन्होंने कहा है कि आप अपने प्रॉफिट्स मेंबर्स में नहीं बांटेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि आप ये प्रॉफिट्स या सरप्लस अपने ही अगराज़ व मकासद पे लगाएंगे। और चौथा उन्होंने कहा आप पाकिस्तान की बका सलामती के अगेंस्ट नहीं आएंगे। तो ये 4 शराइत हैं। ये एसोसिएशन इन 12 में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए बन सकती है। इसका कुछ सिनोनिम भी बनाया था, इससे वो क्या वो सिनोनिम कह रहे हैं जी? CSS रिसर्च क्लास में जो है वो डिस्कशन के बाद जो है वो एक एब्रीविएशन पे पहुंचा गया। उसके अलावा भी एक बनाया था, वो याद नहीं है, वो इतना हल्का था कि वो याद ही नहीं है। जी ऐसे ही था। हाँ, दूसरा वो क्या था अस्करी वाला? ठीक है, उन्होंने कहा भूल गया। उन्होंने कहा सर हमने एक याद कर लिया है। तो CSS रिसर्च, इससे क्या होता है कि ये इन सारे लेटर्स का जो सारे वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर यहाँ पे है। तो वो अक्सर लोग इसे याद करने के लिए इस तरह से कोई ना कोई जो है ना वो बना लेते हैं, एक्रोनिम बना लेते हैं, कोई ना कोई इस तरह का शॉर्ट वर्ड बना लेते हैं, उससे याद रहता है। तो इन सब के पहले कैरेक्टर्स को कर लें तो ये इसमें कवर हो जाते हैं। तो इनमें से कोई ऑब्जेक्ट आर्ट, कॉमर्स, साइंस, रिलीजन, स्पोर्ट्स वगैरह एक लिस्ट दे दी और कहा एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। दूसरा प्रॉफिट्स अपने ऑब्जेक्ट की प्रमोशन में लगाएंगे। तीसरा डिविडेंड अपने मेंबर्स को नहीं देंगे। चौथा ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ किसी भी टाइम पे पाकिस्तान के लॉ, सलामती और इस तरह की चीज़ों के अगेंस्ट नहीं आएगा। दे देगा SCCP इनको लाइसेंस। जब SCCP इनको लाइसेंस दे देगा तो ये बन जाएंगे नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे।
ये कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर होंगे, कंपनी लॉ को भी फॉलो करेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों को भी फॉलो करेंगे। प्लस एक रिलैक्सेशन है कि जो नाम के साथ एंड पे वर्ड लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड, इस तरह की चीज़ें आती हैं, ये इनको हटाने की इजाज़त मिल जाएगी। क्यों हटाएंगे ये? क्योंकि ये वर्ड्स बड़ा कमर्शियल सी फील देते हैं। रेगुलर क्लास में मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है शकील हॉस्पिटल, और एक हॉस्पिटल का नाम है शकील हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, और फिर लोगों से पूछा था जी आप कौन सा हॉस्पिटल में जाएंगे अगर जेब में कम पैसे हो, तो बच्चों ने कहा हम शकील हॉस्पिटल में जाएंगे, शकील हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में नहीं जाएंगे। क्योंकि बच्चों को ऐसा लगा कि प्राइवेट लिमिटेड जिसके साथ लिखा होगा वो तो कोई कमर्शियल सा सेटअप होगा, बहुत ज़्यादा पैसे ले लेंगे। तो कंपनियों के साथ ही जो एंड पे वर्ड्स होते हैं ना, इससे कमर्शियल सी फील आती है। ये है नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा। तो लॉ ने इसको इजाज़त दे दी है कि आप अपने नाम के एंड से वर्ड लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड और इस तरह के वर्ड्स आप नाम के एंड से हटा दें। तो ये बाकी सब कुछ रेगुलर कंपनियों वाला फॉलो करते हैं, लेकिन इनका नाम के एंड पे ये वाले अल्फाज नहीं देने होते। जी, अगेन ये प्रिविलेज है इनके पास, लेकिन ऑब्वियसली हर नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा नहीं चाहेगा कि वो नाम के साथ लिमिटेड लगाए, क्योंकि उसकी फील गलत है। लेकिन अगेन ये एक प्रिविलेज है, ये वो नहीं है, बहुत ज़्यादा बाइंडिंग नहीं है। आप अगर यूज़ करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सीधी सी बात है कि वो यूज़ करने के नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं। लाइसेंस SECP रिवोक भी कर सकता है किसी भी टाइम पे। अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं। लाइसेंस रिवोक करते हुए आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, आपको कहेंगे आएँ अपना बात बताएं। आप अगर नहीं कन्विंस कर सकेंगे और उन्हें लगेगा कि आपने कुछ ऐसा गलत किया है तो वो आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। सवाल ये कि लाइसेंस कैंसिल कब होगा, उसके लिए कुछ ख़तरनाक सी गंदी सी शराइत हैं, लंबी चौड़ी सी लिस्ट उसे याद करना पड़ता है। बट ये एक दफ़ा याद कर लें तो ये हमें वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में भी थोड़ा सा काम आती हैं। इनमें से काफ़ी सारी शराइत वहाँ पर दोबारा रिपीट होती हैं। वो क्या शर्तें हैं जिसकी वजह से आपका लाइसेंस कैंसिल होगा? अगर आप टर्म्स और कंडीशन ऑफ लाइसेंस को फॉलो नहीं करेंगे, अगर इस सेक्शन या इससे रिलेटेड रेगुलेशंस को फॉलो ना करें, कंपनी इस तरह से चल रही है कि पब्लिक इंटरेस्ट के प्रेजुडिशियल आ रही है, नुकसानदेह है, कंपनी ने रजिस्ट्रार को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 लगातार ईयर से नहीं की या 2 लगातार ईयर से अपनी एनुअल रिटर्न जमा नहीं कराई, कंपनी पाकिस्तान के इंटरेस्ट वगैरह सलामती बका के अगेंस्ट आ गई है, कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स 3 से नीचे हो गए हैं, कंपनी बनी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ के लिए चला वो लोग रहे हैं जो गलत लोग हैं, वो लोग चला रहे हैं जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग में है, कंपनी मेमोरेंडम आर्टिकल के अगेंस्ट काम कर रही है, कंपनी साल से काम ही नहीं कर रही, आखिरी चीज़ इट इज़ जस्ट एन इक्विटेबल के लाइसेंस रिवोक हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा आखिरी बात यह है कि हमें ऐसा लगता है कि लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए। तो जहाँ उन्हें लगे, आपको पता है जो इदारे हैं, इदारों से कौन पंगा ले, इदारों को जैसा ठीक लगेगा वो वैसा करेंगे। तो अगर इदारे को लगे कि लाइसेंस रिवोक हो जाना चाहिए तो इदारा लाइसेंस रिवोक कर देगा। तो तकलीफ़ की बात यह है कि इसे याद करना पड़ेगा। पास पेपर में शायद आपको बहुत सारे सवाल नज़र ना आए इसके, इसलिए कि ये टॉपिक कुछ अटैम्प्ट्स पहले सिलेबस में शामिल हुआ है। नॉट फॉर प्रॉफिट तो बड़े अरसे से था, लेकिन लाइसेंस की रिवोक होने की कंडीशंस पहले हमारी किताब में नहीं होती थी। तो ये कंडीशंस की वजह से अब इसमें से रट्टे वाला सवाल पूछा जाने का खदशा है। अब अगर रिवोक हो जाए तो फिर क्या होगा? लाइसेंस अगर रिवोक हो जाएगा तो अगेन वही स्क्रीन पे सजा देते हैं, सामने डिस्कस कर लेते हैं। अगर लाइसेंस रिवोक हो जाए तो फिर क्या होगा? सबसे पहला इफेक्ट ये होगा, वो आपसे कहेंगे बस रुक जाओ, अब काम नहीं करना, आप कार्रवाई करना रोक देंगे, आप डोनेशंस लेना रोक देंगे। फिर क्या होगा? आपको अपने सारे के सारे एसेट इकट्ठे करके अपने ही जैसे किसी नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे को देने पड़ जाएंगे। आइडियली अगर आप वाले ही ऑब्जेक्ट का लाइसेंस किसी के पास हो वो तो सबसे खूबसूरत है, लेकिन ये डायरेक्टर्स की मर्जी है कि डायरेक्टर्स मिलके उसके सारे एसेट्स किस इदारे को देते हैं। अच्छा, फिर ऐसे इदारे को भी नहीं देना जिस इदारे को एसेट ट्रांसफ़र करेगा आप सब के सब दोबारा उस इदारे में पहुंच जाएं। ये तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान वाली बात हो गई ना। ठीक है, क्या आप पहले एक नई पार्टी बनाएं, फिर PTI के सारे लोग उसमें डाल दें और कहें देखा नई पार्टी, भाई वही PTI वाले चोर करप्ट लोग नहीं, ये अच्छे लोग। आप फंस गए हैं, आप बुरी तरह से फंस गए हैं। अगर मैं कहूँ PTI के चोर करप्ट लोग, आप नहीं मानेंगे, और जब वो इस्तेकाम में पाकिस्तान के अंदर जाएंगे तो आप कहेंगे सर चोर करप्ट लोग। इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं ना, सब फंस गए हैं, सब के सब एक्सपोज हो गए हैं। अब सब मान चुके हैं कि भाईजान सियासत एक गंदी चीज़ है। ठीक है, हम किसी को सही मानते भी थे तो आज वो गलत है, और किसी को गलत मानते थे तो आज वो सही है। तो सब के सब एक्सपोज हो गए हैं। कभी आपको फ़ौज से मोहब्बत होती थी, कभी नून लीग वालों को फ़ौज से मोहब्बत होती थी। अब नून लीग वालों को फ़ौज से मोहब्बत है और आप लोगों को फ़ौज के बारे में उतना गम और गुस्सा नहीं है। अगेन मतलब भाई कैमरे पे कह दें तो आप लोगों को उठा के ले जाएंगे। नहीं, मैं तो इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की कितनी बातें कर रहा हूँ।
मैं कानून पढ़ा रहा हूँ, मैं इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई हुई है। ख़बरदार जो किसी ने इदारों के बारे में कुछ गलत सोचा। SECP इंतहाई मोहतरम इदारा है। SECP का हर रजिस्ट्रार हमारे लिए अहम है, ठीक है, आपको समझ आ गई सारी बात। SECP भी अहम है और SECP का हर सीनियर रजिस्ट्रार हमारे लिए बहुत अहम है, ठीक है जी। हाँ, और 9 मई को जो हुआ वो इंतहाई गलत था। अब ये बाद में सोचने वाले सोचते रहें कि मैं किस वाले मामले को गलत कह रहा हूँ, लेकिन जो हुआ वो सही नहीं हुआ, ठीक है जी। तो अब हुआ क्या कि ये इदारे का लाइसेंस हो गया कैंसिल। तो उन्होंने कहा ख़बरदार अब आप डोनेशंस तो ले नहीं सकते। अच्छा, डोनेशन लेना बंद हो गया। अब और क्या होगा, अपने सारे एसेट्स उठा के ट्रांसफ़र कर दें अपने जैसे किसी और इदारे को, और फिर अपने जैसे किसी इदारे को ट्रांसफ़र करने के बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि वो हरकत नहीं करनी कि आपने एक नया इदारा बनाया और सब के सब यहाँ से वहाँ चले गए और आपने कहा देखा कैसा फ्रेश नया इदारा, बिल्कुल PTI बनते भी ऐसा हुआ था, लेकिन आपने नोट नहीं किया था, उस वक्त आप जोश में बहुत ज़्यादा थे। तो खैर ये वाला काम नहीं है। अब वो नए वाले इदारे में 5 साल तक ये लोग या इनके फैमिली मेंबर्स नहीं बन सकते। ये करने के बाद आपने हाथ झाड़ते हुए इदारों से रब्ता करना, उनसे कहना है कि बिला हमने एसेट ट्रांसफ़र कर दिए हैं, अब बताएं, और अप्लाई कर देना है उनको कि जी अब हमारे इदारे को ख़त्म कर दिया जाए, और अपने इदारे को ख़त्म करने के लिए 2 में से किसी एक ऑप्शन को ऑप्ट कर लेना है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप कहें कि जी हम डीलिस्ट हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ जाना चाह रहे हैं। ऑप्शन 2 ये है कि आप कहें भाई हमारे एसेट बिल्कुल कुछ नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, बस आप रजिस्टर में से हमारा नाम निकाल दें। तो ये आपका नाम रजिस्टर से निकाल दिया जाएगा, या अगर आपके थोड़े बहुत एसेट्स वगैरह बच गए हैं तो वो आपकी वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू हो सकता है। क्या हमने दूसरे इदारे को एसेट ट्रांसफ़र करते हुए सारे एसेट्स दे देने हैं? नहीं, थोड़े से पैसे रोक के रखने हैं, वो पैसे जो हमारे लीगल खर्चों में इस्तेमाल होंगे अपने इदारे की वाइंडिंग अप वगैरह के लिए। तो ये 2 ऑप्शन है। अगर इदारे में थोड़े बहुत एसेट्स वगैरह होते हैं जो अभी रिकवर नहीं हुए होते, तो फिर हम जाते हैं वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ, एक लिक्विडेटर आके कंपनी को वाइंड अप करता है। और अगर हमारे 0 एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं, हमने सब कुछ दे दिला दिया, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, तो हम जाएंगे आसान ऑप्शन की तरफ। वो आसान ऑप्शन होती है स्ट्राइकिंग द नेम ऑफ द रजिस्टर, और थोड़ी सी मुश्किल ऑप्शन होती है वॉलंटरी वाइंडिंग अप। जब हमने सारे एसेट दे दिए तो हमारे पास क्यों बचेगा कोई एसेट? हो सकता है कोई एसेट लीगल कार्रवाई में फंसा हुआ हो, शायद हमारे कुछ डेटर्स हो जिनसे अभी तक रिकवरी ना हो पा रही हो। तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ दीज एसेट्स, अगर आपके पास एसेट 0 हो गए हैं, तो फिर आप जाएंगे आसान ऑप्शन की तरफ, स्ट्राइकिंग ऑफ नेम की तरफ, उसकी थोड़ी सी फीस है। और अगर अभी आपके एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं और अभी आपको कुछ काम करना है अपने सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ को रियलाइज़ करने के लिए, तो फिर आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ, और कंपनी को आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप करेंगे। अगर आपने टाइमली बेसिस पे रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की तो SECP कंपनी के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर पर कंपनी को ज़बरदस्ती वाइंड अप करेगा। नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे से रिलेटेड आपको सारी बातें समझ आ रही हैं? जी, अगर अपने जैसा ना हो तो किसी और नॉट फॉर प्रॉफिट को प्रेफरेंस क्या आती है? देखें, ऑल नेट एसेट्स ऑफ कंपनी शैल स्पेसिफाइड मैनर बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी जो कि सेक्शन 42 का लाइसेंस लेके बैठी हुई है। जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 42 है। ICAP ने आज तक पास पेपर में अगर कभी किसी जगह सेक्शन का नाम लेके सवाल पूछा तो ये सेक्शन है। नॉर्मली हमने अपने सिलेबस में सेक्शन नंबर याद नहीं रखने होते, लेकिन ये मशहूर ज़माना सेक्शन 42 वाली कंपनियां कहलाती हैं, और उसके अंदर जगह जगह सेक्शन 42 का जिक्र है। तो सेक्शन 42 वाली किसी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दें, प्रेफरेबली हैविंग सिमिलर और प्रेफरेबली। इसका मतलब आप सेक्शन 42 की किसी भी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दें। अच्छी बात क्या है, आप अगर एजुकेशन में हैं तो एजुकेशन जैसे किसी इदारे को दें, आप अगर हेल्थ में हैं तो हेल्थ जैसे किसी इदारे को दें, जिस ऑब्जेक्ट में आइडियली उसको दें तो वो बड़ी अच्छी बात है। अब इसमें ना दिनों की गिनती है, वो आपने जहन में रखनी है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। जब आपका लाइसेंस रिवोक हुआ, आप उसी वक्त आपने स्टॉप कर दी अपनी एक्टिविटीज़, और फिर आपने क्या करना है, 90 दिन ऑफ रेवोकेशन के अंदर अंदर अपने एसेट्स ट्रांसफ़र कर देना है। हो गए ट्रांसफ़र। इस ट्रांसफ़र के बाद ऊपर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद बोर्ड फाइल करेगा 15 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट रजिस्ट्रार को, जिसमें वो चीज़ें होंगी जो उन्होंने बता दी। यानी जब आप ट्रांसफ़र के प्रोसेस से फ्री हो जाएंगे तो फिर 15 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना है।
जब रजिस्ट्रार उस आपकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर इन दो में से कोई काम करता है। पहले 90 दिन, फिर 15 दिन, फिर 30 दिन। 90 दिन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? रेवोकेशन से। फिर 15 दिन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? एसेट ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस के बाद से। और 30 दिन कब स्टार्ट हो रहे हैं? जब रजिस्ट्रार ने आपको ओके कर दिया कि हाँ भाई आपकी मैंने रिपोर्ट वगैरह रिसीव कर ली। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से है। दिनों की गिनती हमेशा अगले दिन से होती है। यानी अगर मैं आज आपको कहूँ कि 7 दिनों के अंदर अंदर, तो आज वाले को डे 1 नहीं काउंट करना। कल पहला दिन है, कल से चलते चलते कल परसों तरसों इस तरह से चलते चलते हम 7 दिनों तक जाएंगे। तो जब भी दिन दिए हुए होते हैं तो जिस दिन से गिनती शुरू होती है उसको काउंट नहीं करना। अगर एक जगह हम कहते हैं जी फलाना तारीख से 21 दिन पहले, तो फलाना तारीख को नहीं काउंट करना, उससे पिछले वाले दिन को डे 1 काउंट करना है, 2 दिन पीछे वाले को तो माइनस में इस तरह से आना है, उस दिन को नहीं काउंट करना। तो गिनती करते हुए आपने कभी भी उस दिन को, जिस दो स्टार्टिंग पॉइंट है, काउंट नहीं करना। आपने हमेशा अगले या पिछले दिन से गिनती शुरू करनी है। डन। जब महीने गिने जाएं, अगर वो कहें 5 महीने बाद, तो जिस तारीख पे आप बैठे हैं उसी तारीख पे रहते हुए महीना 5 महीने बाद वाला फिट कर देना है। ये भूल जाना है कि कौन सा 28 का है, कौन सा 30 का, कौन सा 31 का है। लेकिन जब वो दिन कहें तो फिर आपको जहन में रखना होगा कि कौन से महीने में 30 दिन होते हैं, कौन से महीने में 31 दिन होते हैं। फरवरी में कन्फ्यूजन रहती है। फरवरी का जो ईयर 4 पे डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर कहलाएगा, जो 4 पे डिवाइड ना हो वो लीप ईयर नहीं है। जो 4 पे डिवाइड हो जाए उस वाले ईयर में फरवरी 29 दिनों का होगा, वरना फरवरी 28 दिनों का होगा। एक और रूल भी है, लेकिन वो आपके लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है, आपकी एज में दोबारा नहीं आएगा। अगर 2000 पे डिवाइड हो जाए तो फरवरी में 30 दिन होते हैं। 30। अगर ईयर पूरे 2000 पे डिवाइड हो जाए तो फरवरी 30 दिनों का होगा, पूरे 2000। यानी कि जब ईयर 4000 आएगा तो फरवरी 30 दिनों का होगा। 2000 के फिजिकल कैलेंडर्स में फरवरी 30 दिन का था। मोबाइल बेचारा परेशान हो जाता है। मोबाइल पे आप जाएं तो मोबाइल में यही पैटर्न फिट है, क्योंकि उन्हें पता है कि 2000 साल बाद ये इवेंट होना है, तो मोबाइल इस चीज़ को परेशान ही नहीं करते उसके एल्गोरिदम बनाते वक्त। तो सन 2000 में फरवरी 30 दिनों का था फिजिकल कैलेंडर्स के मुताबिक। असल में सूरज और ये जो ज़मीन और ये जो सारा मामला है, ये हम कहते हैं कि जी 365 दिन 6 घंटे और कुछ सेकंड होते हैं। तो 4 ईयर बाद 6-6 घंटे जब इकट्ठे होते हैं तो फरवरी में एक दिन ऐड कर देते हैं। लेकिन वो जो सेकंड्स हैं वो जब इकट्ठे होते हैं काफ़ी ईयर्स बाद, तो फिर वो सुपर लीप ईयर बन जाता है। कभी मूड बने तो नेट पे सर्च कीजिएगा सुपर लीप ईयर। खैर, इस वक्त का मुकाबला सख्त है। नॉट फॉर प्रॉफिट में किसी किस्म का कोई सवाल? जब दूसरे इदारे को ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं, उसको फ्री ट्रांसफ़र करेंगे। आप तो काम पैसों के लिए कर ही नहीं ना रहे थे, आप तो सवाब के लिए काम कर रहे थे। तो सवाब के लिए अपने असास से उठा के उनको ट्रांसफ़र कर दें जी। जिनको देंगे उनके तो फ्री में मज़े हो जाएंगे। नहीं भाई, वो तो पहले नॉट फॉर प्रॉफिट काम कर रहे थे ना, तो उनको तो सवाब ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा और आपको सदका जारिया मिलेगा कि आपका सवाब उनको चला गया, तो दोनों को सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें फ़ायदा शायद मत सोचें, कमर्शियल फ़ायदा कोई नहीं है इसमें जी। 5 ईयर कहाँ से काउंट करने हैं? हम ये कहते हैं कि जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ना, आफ्टर सच ट्रांसफ़र, फिर ये मेंबर्स 5 साल तक अगले उसमें नहीं जा सकेंगे ट्रांसफ़र वाले दिन से। क्या चीज़? एनपीओ अपना सरप्लस इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीओ अपना सरप्लस सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में लगा सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जब एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट में लगाता है तो अचानक से बहुत ज़्यादा इश्यूज चल पड़ते हैं। ये जो इशू चल रहे होते हैं ना कि जी फलाना नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल था, तो इस हॉस्पिटल ने अपने पैसे उठा के इन्वेस्टमेंट्स में क्यों लगा दिए, या डैम के लिए पैसे इकट्ठे हो रहे थे तो वो पैसे इन्वेस्टमेंट्स में क्यों लगना शुरू हो गए। तो वो फिर जब आप अपने अगराज़ व मकासद से हट के जब इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वो गलत होता है। चाहे आपकी नीयत साफ़ हो, लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ रूल्स बताए, उन रूल्स को फॉलो करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, असल में अगर एक बंदे पे एक दफ़ा ठप्पा लग गया है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो वो बंदा आगे कोई भी कंपनी शुरू करेगा तो लोग हमेशा शक करेंगे कि ये बंदा जो है ना इसके अंदर इंटरनेशनल फंडिंग करवा देगा, टेररिस्ट के पैसे इकट्ठे करवा देगा, गड़बड़ें करवा देगा।
अगर एक्यूज है तो अगेन वही बात है कि हम कह रहे हैं कि जो इन्वॉल्व हों, जो एक्यूज है वो तो एक्यूज ही होता है, मुल्जिम और मुजरिम में फ़र्क होता है। जी यहाँ तक क्लियर है। अब अगेन चैप्टर 1 के कुछ कॉन्सेप्ट जो चैप्टर 2 में डिस्कस होने चाहिए, उनमें से एक दो कॉन्सेप्ट अभी देख लेते हैं, लेकिन वो असूलन चैप्टर 2 के टॉपिक से ज़्यादा रिलेट करते हैं चैप्टर से। इसमें कौन कौन से हैं? एक तो ये कि मुख्तलिफ कंपनियों की रजिस्ट्रेशन कब होगी, देन कंपनी फॉर्म करने का जो मोड है, स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन। आप ये देखें बहुत सारी छोटी छोटी सी ऐसी बातें हैं, आखिरी 2-2.5 सफ़े ऐसे हैं किताब में इस चैप्टर 1 में जो आने कहीं और चाहिए और डिस्कस कहीं और हो रहे हैं। इसमें काम करते हैं कि हम डिस्कशन कर लेते हैं 1-2 सेक्शंस की। फॉर एग्जांपल मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर वाला सेक्शन। कोई भी कंपनी अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे ऑपरेट कर रही है, सेक्शन 15 की हम बात कर रहे हैं, कोई भी कंपनी अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे ऑपरेट कर रही है तो वो एक इल्लीगल एसोसिएशन चला रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कंपनी हमेशा चलनी चाहिए कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से। लेकिन अचानक हो सकता है एक बंदा मर जाए और मेंबर की जगह खाली हो जाए और आपको नया मेंबर लाते लाते टाइम लग जाए। लाने का कोई बात नहीं, 180 दिन का टाइम आपके पास है। अगर एक कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए और 180 दिन कम से कम ऐसे गुजरे कि उनके नंबर ऑफ मेंबर्स कम ही रहे, तो इस दौरान होने वाले जितने भी मामलात हैं उसमें अगर कोई लायबिलिटी है तो वो तमाम मेंबर्स की पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी। एक कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर से 3, फॉर एग्जांपल अदर कंपनियों के 3 होते हैं, प्राइवेट कंपनी 2 होते हैं और एसएमसी का 1 होता है। एसएमसी 1 से नीचे तो 0 तो हो ही नहीं सकता, तो प्राइवेट 2 से नीचे यानी प्राइवेट कंपनी 1 बंदा चला रहा हो, या पब्लिक कंपनी 3 होती हैं तो 2 या 1 बंदा चला रहा हो। अगर ये मिनिमम से नीचे चला रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, 180 दिन क्रॉस कर लें तो फिर उस दौरान, उस डिफ़ॉल्ट टाइम के दौरान जितने भी लोन्स हैं उनके लिए ये लोग पर्सनली लायबल हो जाएंगे। यानी अगर कंपनी पैसे नहीं देगी तो ये लोग पर्सनली लायबल होंगे। वो जो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि उन्हें पता था कि वो मिनिमम से नीचे पे कंपनी को चला रहे हैं। यानी एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आपके नॉलेज में ना हो, आई के अपने एक दफ़ा पास पेपर में इस तरह से पूछा कि एक मेंबर है जो दूसरे मुल्क गया था और वहाँ उसकी डेथ हो गई और पाकिस्तान मौजूद मेंबर को पता ही नहीं लगा, तो अगर आपको 180 दिन तक ना पता लगे, मैं अक्सर इसको कहता हूँ कि आप अपनी रिवॉल्विंग कुर्सी पे गोल गोल घूम रहे हैं और साथ वाली कुर्सी अक्सर खाली नज़र आती है और आप देख के सोचते हैं कि बंदा दूसरे मुल्क गया था अभी तक वापस नहीं आया और 180 दिन तक आपको नहीं पता लगा, तो ये एक बड़ी रिमोट एक्सेप्शन है कि अगर आपको सिरे से ना पता हो तो फिर आप पाबंद नहीं होंगे। जी, अगर आपको नहीं पता, अगर आपको पता है तो लायबिलिटी। अब सवाल ये कि लायबिलिटी किस टाइम की आएगी। अगर 178वें दिन मेंबर रिस्टोर हो गए, कहानी ख़त्म, कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे ही 181वां दिन चढ़ेगा, डे 0 से आप डिफ़ॉल्ट पे काउंट होंगे और उस वक्त से लेके जब तक मेंबर रिस्टोर नहीं हो जाते, वो 200वां दिन ही क्यों ना हो, उस वक्त के दौरान होने वाले जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आप उसके लिए पर्सनली लायबल। यानी कि ये क्या कहते हैं, अगर मोर देन 180 डेज़ के लिए आप बिज़नेस कैरी करें तो हर वो शख्स जो मेंबर है उस टाइम पे जब उसने वो बिज़नेस किया, कौन से, मोर देन 180 डेज, शैल बी सेवरली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ होल डेट्स ऑफ कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। उस डिफ़ॉल्ट वाले टाइम में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए आप उनके लिए लायबल है। तो कहने का मतलब है कि आप 180 दिन से पहले लायबल नहीं है, लेकिन 180 दिन के बाद ऐसे लायबल हैं कि वो जो जितना भी टेन्योर आपने लेस देन मिनिमम में गुजारा, आप उस सब के दौरान होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल हो जाएंगे। याद रहेगा, प्रोवाइडेड द मेंबर इज इन नॉलेज ऑफ द फैक्ट। सेवरली भी लायबल हो सकता है, जॉइंडर में भी लायबल हो सकता है, यानी कि जॉइंट एंड सेवरल जो पार्टनरशिप की लायबिलिटी है उस तरह की लायबिलिटी पड़ जाएगी। तो किताब में इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं इस चैप्टर से सेग्रीगेट करके चैप्टर 2 के साथ जोड़ के पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो चैप्टर 2 को ज़रा ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये वाला इस चैप्टर के साथ हमने देखा है। अब इसमें जो मेंबर की डेफिनेशन है, ऑफिसर्स वगैरह की डेफिनेशन है, रेजोल्यूशंस वगैरह की चीज़ें हैं, और फिर ये रजिस्ट्रेशन और उसके इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन और उसके इफेक्ट इस चैप्टर के एंड पे भी हैं, चैप्टर 2 के एंड पे भी हैं। तो हम उसकी पूरी कहानी कल जोड़ के इंशाल्लाह ताला चैप्टर 2 को एक फ्लो में शुरू से लेके एंड तक, रजिस्ट्रेशन से लेके उसकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। जी, तो कल जब टेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला तो वो इतना होगा जितना यहाँ तक है, यानी कि आज जो हमने कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस किया वो टेस्ट में नहीं आएगा। टेस्ट आज नहीं होगा, कल होगा। कल रूम नंबर 7
ओपन होगा सुबह से लेके सुबह 9 से लेके शाम 4 बजे तक ओपन रहेगा। जी इन्होंने कहा 4:30, 4 तक एंट्री ओपन है, यानी अगर मैं कहूँ ना 5 तक ओपन है तो आप 5 बजने में 1 मिनट पे वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ से आगे 1 घंटा शुरू होगा। तो एंट्री 4 बजे तक ओपन है, रूम तो 5 बजे तक अवेलेबल होता है, लेकिन इसलिए हम सेफ़र साइड 4 बताते हैं कि आप लोग थोड़ा सा वक्त का ख्याल कर सकें, तो वहाँ जा सकते हैं। और अगर आप एनरोल नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है, वो जो एक वो था यहाँ पे कहीं ये QR, ये आप इस ग्रुप में अगर मौजूद हैं तो यहाँ आपको डेली टेस्ट भी मिलता रहेगा, उसके 1 दिन गुजरने के बाद उसका सोल्यूशन भी मिलेगा, जो डेली वीडियो हो रही है उसका लिंक भी मिलेगा, पास पेपर्स की वीडियोस भी मिलेंगी, सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आपका टेस्ट चेक होकर फिजिकली नहीं मिलेगा। इतना हक बनता है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर बच्चे हैं उनका इतना हक बनता है, और फिर टीए का भी इतना हक बनता है कि इन बेचारों को हम बिला वजह बाहर से आए हुए बच्चों के टेस्टों पे लगा दें, तो वो बच्चे जो है वो बदमाशी भी बहुत करते हैं, टीएस भी बड़े तंग होते हैं, और फिर उसको हम रिकॉर्ड नहीं रख सकते। जी जी 3 से कम हो, पर्सनल लाइबल तो होंगे, लेकिन चूंकि वो नॉट फॉर प्रॉफिट है तो 180 दिन का इंतज़ार ही नहीं करना, 3 से नीचे हुए ख़त्म, इस चीज़ पे उनका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। ठीक है जी, तो होपफुली आप लोग तैयार करेंगे, साथ साथ चलें इंशाल्लाह ताला, अगले 2 दिन ज़रा मज़ीद